नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनंदन सिंगला। आज हम फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, स्टॉक मार्केट के, म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। उसका नाम है रूल ऑफ 7531। रूल ऑफ 7531 एक्चुअल में है क्या? जिसमें 7 है वो है कि आपको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। हम थ्योरेटिकल नहीं बात करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे। 7 का मतलब है कि आपको मिनिमम 7 ईयर के लिए सिप कंटिन्यू रखनी है। 5 का मतलब है आपको 5 जगह पे आपको डाइवर्सिफाई करना है कि अगर आपने सिर्फ म्यूचुअल फंड में नहीं करनी है। 3 का मतलब है कि जो मेंटल फेस है वो 3 तरह के लोग इन्वेस्टर डील करते हैं। और 1 का मतलब है स्टेप अप। तो हम सबसे पहले रूल ऑफ 7531 में 7 के बारे में बात करेंगे। 7 का मतलब है कि लोग अपनी सिप को कंटिन्यू नहीं रखते हैं, वो मिनिमम 1 या 2 साल के लिए रखते हैं। उसके बाद अपनी सिप को स्विच कर लेते हैं या फिर वो विड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि आपको जो सिप है वो 7 ईयर के लिए कंटिन्यू रखोगे तो आपको ऑन एन एवरेज 15% की रिटर्न आ सकती है। और उसमें उन्होंने एस्टिमेट रिटर्न भी बताया है कि अगर आप 10 साल अपने 7 ईयर से ज़्यादा की सिप रखते हो तो चांसेस है कि आपकी जो रिटर्न है वो 10% से ज़्यादा है, तो 80% उसमें चांसेस बन जाते हैं। और अगर आप 7 साल से ज़्यादा कंटिन्यू रखते हैं तो एक बार भी 0% चांसेस है कि आपकी जो रिटर्न है वो नेगेटिव ना आए, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आती है। जैसे कि आपको पता है इस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रही है। जो सेंसेक्स है वो 85-86,000 को टच करके अब दोबारा 81-82,000 पे चल रहा है। तो इस टाइम सभी के सभी म्यूचुअल फंड इस टाइम नीचे ही जा रहे हैं। तो सबसे अच्छा इस टाइम एलोकेशन का फंड है वो है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। उसमें क्या होता है कि वो जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं वो 60-65% अपना पैसा लार्ज कैप में लगा देते हैं, लार्ज कैप में लगा देते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में लगा देते हैं। और जो 10% होता है वो अपना डेट फंड में लगा लेते हैं। वो गवर्नमेंट्स के बॉन्ड परचेज कर लेते हैं या यूएस के बॉन्ड्स परचेज कर लेते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स। फिर वो 16-17% वो अपना गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड वाले, और 4-5% वो सिल्वर में परचेज करते हैं। आपको पता है कि इस टाइम सिल्वर और गोल्ड ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। तो जैसे ही सिल्वर और गोल्ड नीचे आना शुरू होएगा तो वैसे ही सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जाना स्टार्ट कर जाएगा, तो आपको दोनों तरफ से फायदा हो जाता है। तो रूल ऑफ 7531 की जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो डाइवर्सिफिकेशन की आती है। अगर कोई एक्टिव इन्वेस्टर है, थोड़ी बहुत शेयर मार्केट की नॉलेज रखता है, तो वो सिप के थ्रू भी शेयर्स परचेज कर सकता है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन 5 जगह पे हो सकती है, ब्रांचेस में हो सकती है। लार्ज कैप में, वैल्यू स्टॉक्स में, GARP का मतलब है ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, मिड कैप, स्मॉल कैप और ग्लोबल इंटरनेशनल। में भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। लार्ज कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं? जैसे कि एशियन पेंट्स हो गया, हिंदुस्तान जिंक हो गया, डिक्सन टेक हो गया, ये सारे लार्ज कैप स्टॉक्स में आते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स उनको बोलते हैं जो टॉप 100 की कंपनी होती है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर होती है। तो जैसे कि आपको पता है कि डिक्सन टेक अभी 10,000 के आसपास चल रहा है, वो 16,000-17,000 को टच करके वापस आया है। तो इस टाइम ये सही मौका है। और वैसे भी आईटी सेक्टर पिछले 2-3 साल से चला नहीं है, तो आप डिक्सन टेक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी आईटी के शेयर है आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड जो डाइवर्सिफिकेशन की कैटेगरी आती है उसको बोलते हैं वैल्यू स्टॉक्स और GARP। वैल्यू स्टॉक्स का मतलब है कि वो वाले स्टॉक जिनकी अभी वो अंडर वैल्यू चल रहे हैं। स्टॉक्स तो वो अच्छे हैं लेकिन उनकी अभी वो इतना अच्छा रन नहीं कर रहे हैं। और ग्रोथ का मतलब है कि वो अभी रिटर्न उनकी अच्छी नहीं आ रही, लेकिन ओवर द ईयर्स या लॉन्ग टर्म में उनकी रिटर्न अच्छी आएगी। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो वैल्यू स्टॉक्स है वो करंटली अंडर वैल्यूड है और उनकी जो पी रेशियो होती है वो कम होती है। जितनी पी रेशियो कम होती है या मार्केट के हिसाब से होती है, मार्केट सेक्टर के हिसाब से होती है, उतनी अच्छी होती है। और ये वाले जो स्टॉक्स होते हैं, वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, उनके डिविडेंड ज़्यादा होता है। जैसे कि आप वेदांता देख सकते हो, वेदांता ने बहुत अच्छा डिविडेंड दिया, हिंदुस्तान जिंक ने अच्छा डिविडेंड दिया है। ये इतना अभी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। और ग्रोथ स्टॉक होते हैं, उनकी पी वैल्यू स्टॉक से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये इनमें डिविडेंड भी कम होता है एज कंपेयर टू वैल्यू स्टॉक्स। फिर उसकी फोर्थ कैटेगरी आती है मिड कैप और स्मॉल कैप की। मिड कैप उनको बोलते हैं जो टॉप 100 कंपनी, वो तो लास्ट कैप स्टॉक की हो गई। जो 100 से लेके 250 की कंपनीज होती है उनको मिड कैप बोलते हैं और उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में होती है। मिड कैप स्टॉक कौन से होते हैं? जैसे कि GMR एयरपोर्ट हो गया। ये वाले स्टॉक जो होते हैं वो
ओवर द ईयर बहुत अच्छी रिटर्न दे देते हैं। हालांकि ये स्मॉल कैप जितने रिटर्न नहीं दे सकते, लेकिन मिड कैप वाले अच्छी रिटर्न दे सकते हैं। मिड कैप वाले मल्टी बैगर तो नहीं बन सकते हैं जैसे कि स्मॉल कैप वाले मल्टी बैगर बन सकते हैं। स्मॉल कैप किनको बोलते हैं? जिनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है वो लेस देन 5000 करोड़ से होती है, और जो रैंकिंग में होती है वो 250 से लेके 500 के बीच में वो आते हैं, उनको बोलते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स। जैसे कि शक्ति पंप्स हो गया है, अभी म्यूचुअल फंड वालों ने बहुत परचेज किया है ये वाला शेयर, तो इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। फिफ्थ कैटेगरी आती है इसकी डाइवर्सिफिकेशन के अंदर, उसको बोलते हैं ग्लोबल स्टॉक या इंटरनेशनल स्टॉक। तो क्या होता है कि आपको इंड मनी के थ्रू एक ऐप है या और भी 2-3 कंपनीज है ऐप है, उसके थ्रू आप फॉरेन के शेयर्स खरीद सकते हो। जैसे कि आप एप्पल खरीद सकते हो। एप्पल ने अभी कल ही 2-3 कंपनी के साथ टाई अप किया और उसका रिजल्ट भी अच्छा है। फेसबुक आप परचेज कर सकते हो, IBKR परचेज कर सकते हो। IBKR मतलब इंटरेक्टिव ब्रोकर करके एक शेयर है। जैसे इंडिया में BSE है, एंजल वन है, जीरोडा तो नहीं है, ग्रो करके है, वो वाले शेयर इंडिया में जैसे वैसे ही वहाँ पे IBKR है। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रोकिंग कंपनी ही है, तो वो भी अच्छा अभी 75-76 डॉलर के करीब चल रहा है उसका, तो वो भी आप परचेज कर सकते हो। तो ये 5 कैटेगरी डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आती है। तो जो थर्ड कैटेगरी आती है रूल ऑफ 7/31 की, उसको बोलते हैं इमोशनल हर्डल्स। उसमें क्या होता है कि हर इन्वेस्टर अपनी लाइफ में 3 तरह की हर्डल्स फेस करता है। फर्स्ट होती है डिसअपॉइंटमेंट फेज, सेकंड होती है इरिटेशन फेज और थर्ड होती है पैनिक फेज। हम प्रैक्टिकल समझेंगे। डिसअपॉइंटमेंट फेज का मतलब है कि रिटर्न जो होते हैं वो 7 to 10% के बीच में होती है, लेकिन इन्वेस्टर होता है वो ग्रीडी होता है, वो सोचता है कि रिटर्न म्यूचुअल फंड तो वैसे 15-16-17% कहता है, लेकिन मुझे 10% आई है, तो वो स्विच करना स्टार्ट कर देता है। और जो इरिटेशन फेस होती है उसमें रिटर्न होते हैं 0 to 5% के बीच में होती है, 7% के बीच में होती है। तो वो क्या कर सोचता है कि इससे अच्छा तो FD है, मैं FD में पैसा सेफ भी है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सिप को कंटिन्यू रखना है। तो प्रैक्टिकली समझते हैं, जैसे सितंबर 24 के बाद मार्केट ने गिरना स्टार्ट कर दिया था, तो वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट फेज स्टार्ट हो गई थी। सितंबर 24 से लेके जुलाई 25 तक डिसअपॉइंटमेंट फेज चली। उसके बाद मार्केट ने रिकवर करना स्टार्ट किया, 74,000 से लेके 80,000 तक आया। फिर अभी इरिटेशन फेज स्टार्ट हो गई थी, जैसे कि 0 to 7% रिटर्न आई उनकी। तो अभी चल रही है पैनिक फेज। तो दिसंबर के बाद जिन लोगों ने अपनी सिप स्टार्ट की है तो उनको नेगेटिव रिटर्न आने स्टार्ट किया है, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि सेंसेक्स 86,000 को टच करके 82,000 के पास चल रहा है। तो जिन्होंने पिछले 2-3 महीनों से अपनी सिप स्टार्ट की है तो वो नेगेटिव आएगी। तो लोगों इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं या किसी और जगह में लगाना स्टार्ट कर देते हैं। गोल्ड में लगाना स्टार्ट कर देते हैं, सिल्वर में स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइम आपको गोल्ड और सिल्वर से वैसे ही दूर रहना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न आ चुकी है। 1 साल पहले सिल्वर का रेट 1 लाख किलो था, जो कि अभी 3.5 लाख 4 लाख के आसपास चल रहा है। तो उसके बाद लास्ट जो रूल ऑफ 7/5/31 का होता है उसको बोलते हैं स्टेप अप। हर साल आपको अपनी सिप को है वो 10% के हिसाब से बढ़ाना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि अगर आपने 10,000 की सिप की है और कोई एनुअल इंक्रीज नहीं किया, तो 20 साल के बाद आपका जो पैसा है वो 1 करोड़ ही बन सकता है। लेकिन वही आप उसको 10,000 की सिप को 10% हर साल इंक्रीज कर देते हो, तो वही आपका कॉर्पस 2 करोड़ का बन जाता है। तो सारी डिस्कशन का रिजल्ट ये निकलता है कि मार्केट भले ऊपर जाए या नीचे जाए या स्टेबल रहे, आपको अपनी सिप को कंटिन्यू करना है। अगर हो सके तो स्टेप अप करो। और वॉरेन बफेट ने भी यही कहा है कि जो कंपाउंडिंग है वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छी वर्क करती है। उसने तो ये भी कहा है कि ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है जो कंपाउंडिंग है। तो ऐसे ही हम फाइनेंस के ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे। अभी 2-3 दिन बाद बजट आने वाला है, तो हम ट्राई करेंगे कि बजट से अगर कुछ पॉजिटिव निकलता है तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।